नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गुप्ता, युवा पत्रकार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुंबई की, जैसा हम मुंबई जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है आई लव मुंबई। तो इसका मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हो चुका हूँ। हर अर्ली मॉर्निंग में यहीं पे आता हूँ। टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है मेरा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आई लव मीरा भाईंदर लिख दिया, बहुत बढ़िया किया। और यहाँ पे इन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका लिखा और काफ़ी अच्छा। मतलब बोलते हैं ना कि अगर किसी को मोदी जी के सपनों का भारत और स्वच्छ भारत और शौचालय का देखना है तो जैसलबाग चौपाटी पे आइए। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे कुछ ना कुछ बुराई छूट जाती है। तो बुराई क्या, वो बाद में बताऊँगा। पहले आप इनकी खूबसूरती देखिए, यहाँ के पानी दे, मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियस में। ऐसा नहीं मैं बड़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा हूँ ना। मैं और सानू को जोरावर सिंह गोयल से कभी मिला भी नहीं। जब 15 अगस्त था तभी फर्स्ट टाइम मिला था मैं। तो उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया। और मैं 15 अगस्त के पहले 2 दिन पहले, आई थिंक 14 तारीख को आया था। यहाँ पे गो ग्रीन भी लिखा हुआ है। और जो ये मैसेज दिया गया है यहाँ पे कि एकत्रित हुआ आनंदी रहा, वो इट्स रियली, मतलब ये अगर कोई समझ लिया, मतलब जो इंसानियत लगता है, इंसानियत के नाते, मतलब जिसके अंदर इंसानियत है वो समझता है, तो इसका मतलब समझ लेगा तो भारत सच में सोने की चिड़िया बन जाएगी। मेरा मकसद एक ही है कि लड़ाई अंग्रेज़ों से थी, लड़े और जीते। भारत को सोने की चिड़िया बनाना है और अपनों को सुधारना है। जो सर एक बात बोलूँ, अगर भारत में भ्रष्टाचार होता है तो हर देश में भ्रष्टाचार होता है, कोई भी देश बचा नहीं है। और ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं, क्योंकि इसकी जननी जो है आम लोग होते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया, जब तक भारत से वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मैं ये भी बोलता हूँ उन बाबाओं का भी बाइकआउट करे जहाँ पे वीआईपी कल्चर, वो बोलते हैं कि डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड होता है, लेकिन वहाँ पे फिर वीआईपी कल्चर क्यों? अगर आप 500 रुपया भरोगे तो आगे वाली लाइन में जाओगे, 1000 रुपया भरोगे तो उनके बहुत नज़दीक जाओगे। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत लगता है मुझे। अगर हम भगवान के मंदिर में जाते, जैसे मैं नॉर्मल मंदिर में जाऊँगा तो वहाँ पे लाइन लगा के जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं धीरू भाई अंबानी की तरह हूँ, पैसे वाला हूँ और जाऊँ तो मुझे पहले दर्शन मिले। तो ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए हमारे भारत में, क्योंकि एक ही चीज़ है, जो अमर है उनके लिए वीआईपी कल्चर चालू कर दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जो अमर है, जो लोग अमर हैं उनके लिए वीआईपी कल्चर। जो एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप नंगे पैदा हो तो नंगे मरोगे भी, बचने वाले नहीं हो। तो किस चीज़ का घमंड लेना है? तो मैं अभी बोलूँगा, ये मीरा भाईंदर की शान है हमारे जैसलबाग चौपाटी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं रियली, मतलब इसे देखने, पर्सनली मैं इसे देखने आता हूँ मैं। लेकिन बोलते ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आई लव मीरा भाईंदर के पहले जो वंदे मातरम लिखा है, मैंने सानू गोयल जी से बात भी की थी, उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा। लेकिन आज 15 तारीख 16 तारीख 3 दिन हो गया। आप ये देखिए, बोलते ना कि वंदे मातरम, तो लेकिन माँ गायब है। जैसे कि हमारे देश में गाय माताओं को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उन्हें घर नहीं दिया जाता, उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। अगर किसी को दूध पीना होता तो गाय का दूध पीना होता है, भैंस का दूध पीना होता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर किसी को घर पे रखना होता तो हम कुत्ता पालते हैं, गाय माताओं को नहीं रख सकते। क्यों? सर सोचिए, अगर देश में हमारे माताओं की हालत है तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं करेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये वंदे मातरम में माँ गायब है तो हमारे देश की हालत समझ लीजिए। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत सारे काम है। तो मुझे लगा कि आज 5 दिन अगर होगा, देखिए अगर मैं यहाँ का, अगर मेरा ना कोई नगर सेवक है या फिर कोई नगर सेवक है तो मेरे को मालूम 1 घंटे का काम है। हाँ, उन्होंने लिखवाया था, जब लिखवाया था वंदे मातरम पूरा था, लेकिन बाय मिस्टेकली बारिश है, समझ सकता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, अगर मोदी जी ने शौचालय बनवा दिया और सफाई अभियान चालू कर दिया, तो मोदी जी थोड़ी पूरे भारत में घूम घूम के झाड़ू मारेंगे, बाथरूम, इसकी जिम्मेदारी किसकी मालूम है? 135 जो भारतीय उनकी है, जो भारतीय हैं, जो भारत से प्यार करते हैं उनकी है। वरना आजकल पता लोगों को कि अवार्ड वापसी, भारत छोड़ना बहुत चलता है। लेकिन एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की सरकार होती तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलता? लेकिन जो उद्धव ठाकरे जी हैं उनकी भी रिस्पेक्ट कर लेंगे। उन्होंने क्या बाला साहेब ठाकरे जी का नाम ऊंचा किया कि सत्ता के लालच में वो भी चले गए। उनको एक बात बताऊँ, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी सीएम बनने की। अगर वो चाहते आकर बीजेपी के साथ भी सरकार बनाते, अगर देवेंद्र फडणवीस भी अभी भी मुख्यमंत्री, कोई तकलीफ नहीं किया होता। मालूम है कि उनके जो मंत्री हैं, किसी के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप है, किसी के ऊपर 50,000 करोड़। सर जो घोटालेबाज है वो मंत्री बन के बैठे, तो हमारा देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? और तकलीफ क्या मालूम है? तकलीफ है हमारी और हमारी आम जनता। दोषी नेता नहीं होता, दोषी आम जनता। क्योंकि चुनते तो सर आप ही हो ना। जब आपने चुना है तो मैं चाहता हूँ तो पूरा बेच दे, मैं सीधा बोलता हूँ। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार 70 सालों से बना नहीं पे मोदी जी है,
और सेकंड टर्म भी, मतलब जो 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और एक बात और कहना चाहूँगा, मैं मोदी जी का सच में फ़ैन हूँ, उनके अच्छे कामों का लेकिन फ़ैन हूँ। मोदी जी का फ़ैन उनके अच्छे, जैसे मैं सलमान खान का भी फ़ैन हुआ करता था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पहले आज मैं सलमान खान का सबसे बड़ा, बोलते ना, मैं उनके नाम से ही चिढ़ता हूँ। भले उनका बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट है मुझे भले, और जो बोलते ना कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो भारत में रहे, और जो हिंदू मुसलमान करेगा ना वो भारत छोड़ के चला जाए। क्योंकि मेरे मामा ही जो थे ना, जहाँ पे मेरा मामा था, जो बाजू में मुसलमान थे, मैं वहाँ पे बिरयानी खाने जाता, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है मुसलमानों से। और जो मुस्लिमों के या हिंदुओं के हितैषी बढ़ते हैं ना, उनको बोल दीजिए कि आज तक आपने क्या किया हिंदुओं के लिए, मुसलमान के। और एक जो दलित की बात करते हैं ना, जैसे मायावती की बात करूँ, मायावती ने दलितों के लिए कुछ किया कि नहीं किया पता नहीं, अपने लिए इतना कर दिया कि अगले वो 7 पुश्ते और 100 पुश्ते भी आएंगे तो बैठ के खाएंगे। एक बात बताइए, जो मायावती के इस टाइम पे साइकिल खरीदने के बंदे, आज जो 5 से 10 हज़ार या 20 हज़ार करोड़ की मालिक कहाँ से बन गई। तो ये जनता को समझना होगा, ये कोई अलग से बताने नहीं आएगा। जैसे कि अभी आपको पता कि मुझे मेरे 2 मित्र जो हैं, रविकांत पांडे जी हैं और कुसुम गुप्ता जो हमारी नगर सेविका हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि पहली कोई महिला शक्ति, पता है मेरा कहना क्या है, जो कुसुम गुप्ता उनको थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी नगर सेविका, उनकी तारीफ करूँगा कि सर एक बात है, हिंदू मुस्लिम एक भेदभाव छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको बनना है तो इंसान बनिए। तीसरी चीज़ ये है कि गरीबों की दुआ लीजिए। अगर बद्दुआ लेंगे ना सर, तो मरना तो आपको है, आज मरो या कल मरो। अगर आप एक बात होता है, अगर समझो आपको 10,000 करोड़ का अपने घोटाले का, अगर वो 10,000 करोड़ रुपया अब मरने के बाद ऊपर लेके जा सकते ना सर, मैं चाहता हूँ 1 लाख करोड़ का घोटाला करो। नहीं, आपको पता है कि कुछ लेके नहीं आता, कुछ लेके नहीं जाओगे। और जैसा कि आपको पता है कि नरेंद्र मेहता जी जो हमारे ईमानदार नेता हैं शहर के, उन्होंने काफ़ी शहर का विकास किया नरेंद्र मेहता जी ने, तो उनको मैं चैलेंज करता हूँ, आइए मुझसे बात कीजिए जनता दरबार में। मैं नरेंद्र मेहता जी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता हूँ कि आइए मुझसे बात कीजिए। बांग्लादेश में पूरे मीरा भाईंदर के सामने लाए होने के लिए तैयार। मैं बहुत जल्द यूपी भी जाऊँगा। मैं 1 तारीख को यूपी निकल रहा था, लेकिन बोलते ना शहर का जो काम होता है, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदार लोग होते हैं, तो मुझे लगा पहले शहर में काम बहुत ज़्यादा है। मेरा सवाल आज भी है कि अगर शहर की विधायक गीता जैन है, अगर शहर की विधायक गीता जैन, तो महानगर पालिका के महापौर कैबिन में हमेशा मेहता जी क्या करते हैं? मुझे नहीं पता सरकार, मुझे नहीं पता, मैंने पता ही नहीं किया, क्योंकि ये सवाल जो है ये जांच का विषय है। मैं चाहता हूँ ये जांच का विषय, राज्य सरकार इसकी जांच करे। अगर मेहता जी ने अगर ईमानदारी से सब प्रॉपर्टी बनाए हैं और उन पर एक भी केस नहीं चालू है, तो मैं खुद उनका पाँव छू के आशीर्वाद लूँगा। लेकिन एक भी गड़बड़ है उनके, जैसे उनका क्लब है, बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है सर, ये मीरा भाईंदर में नहीं, उनका यहाँ से लेकर राजस्थान तक उन्होंने बनाया। तो एज पर माई कैलकुलेशन वो कम से कम 10 से 20 हज़ार करोड़ का मालिक है, इन वाइट और ब्लैक, आई डोंट नो। तो मैं चाहता हूँ ये राज्य सरकार जांच करे, इनका इतना पैसा इनके पास आएगा। उन्होंने शहर में काम किया, लेकिन ठीक है, ये तो वही बात, अगर शहर के लिए 100 करोड़ रुपया है तो 90 करोड़ रुपया खुद के लिए रख लिया और 10 करोड़ रुपया बांट दिया। एक बात बताओ सर, आप नेता बनते क्यों? मतलब लूटने के लिए बनते हो कि लोगों की सेवा करने के लिए बनते हो? और उसमें तकलीफ किसी, नरेंद्र मेहता जी की गलती नहीं, मैं भी बोलता हूँ, मुझे नरेंद्र मेहता जी से कोई तकलीफ नहीं है। रीज़न ये है कि नरेंद्र मेहता जी थोड़ी बोले थे कि मुझे आके विधायक बना, तकलीफ जनता की। मैं तो चाहता हूँ नरेंद्र मेहता जी और 100 गुना प्रॉपर्टी बनाए, लेकिन रीज़न क्या मालूम है? वो करेंगे इतने पैसों का। आज उनके पास इतने पैसे हैं प्रॉपर्टी, लेकिन आज भी वो अपने स्कूल में जाके उनके पूछिए, अपने स्कूल वालों को सैलरी नहीं दे पा रहे। तो उस पैसे का क्या मतलब है? मतलब इतने बड़े आदमी बनने के बाद जो बंदा अपने स्कूल के नॉर्मल जो जिसकी 10,000 20,000 पगार है, उनकी सैलरी नहीं दे पा रहा है, तो वो मेरे लिए नेता नहीं है, ना कोई विधायक है। विधायक वो होता है जो गरीबों की मदद करे, लोगों की सेवा करे। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मेहता जी सच में ईमानदार हैं, उन्हें शहर के लिए विकास किया, तो हारे क्यों? अगर नरेंद्र मेहता जी सच में ईमानदार विधायक थे, अपनी मेहनत से उन्होंने बनाया, तो हारे क्यों? गीता जैन को मौका क्यों दिया? और मैं एक और चाहूँगा कि नरेंद्र मेहता जी गीता जैन से माफ़ी मांगे कि उनके कार्यकाल में जब वो विधायक थे, तो मैंने खुद देखा बहुत जगह पर जब भी गीता जैन जी जाते तो उनकी बेइज्जती होती, तो मैंने अपने आंखों से देखा। वो शहर की विधायक है गीता जैन, इसके लिए नहीं, वो एक महिला है, और मैं किसी भी महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो गरीब हो या शहर की विधायक हो या हमारे शहर की मुख्यमंत्री भी हो। अगर मेरे सामने मैंने देखा कि उनकी बेइज्जती हुई है, सर एक बात बोलूँ, एक महिला ना माँ होती है, एक बहन होती है, बेटी होती है, औरतों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो यार। मैं एक बात बोलूँगा, कुसुम गुप्ता जी को सलाम करता हूँ, वो काफ़ी अच्छी नहीं, उनका जो काम है, उनके काम से बहुत खुश हूँ, क्यों वो मुझे अभी लाइव सुन रही है। आई डोंट नो, मैं चाहता हूँ उसके बाद वो मुझे कॉल करे, अगर उनका मेरा नंबर है। लेकिन सर महिला को आगे, देश में अगर ये नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों बेटी बचाओ? बेटी बचाओ का नारा क्यों? बेटी पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। बेटी बचाना क्यों पड़ रहा है हमारे देश में? अगर बेटी बचाओ का नारा, तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है ये, हमें शर्म आनी चाहिए कि बेटी क्यों बचा। एक बात होता, अगर मेरी बेटी होती और कोई आके उसके सामने कुछ गलत करता, तो क्या मैं ये भी बोलता बेटी बचाओ बेटी बचाओ? अरे शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की प्रॉब्लम है, आज़ादी तो सबको चाहिए, आज़ादी मिल भी गई, लेकिन आज का मानसिक गुलाम हम आज भी है। अरे क्या करूँ, मेरे से क्या मतलब है?
मैं क्यों करूँ, मुझे कुछ हो गया तो। सर अगर एक बात बोलूँ, ये भारत ना हमारा है, अंग्रेज़ों का नहीं है। लेकिन आज क्या मालूम, हमें अंग्रेजी बोलने में ना बड़ा मज़ा आता है। रीज़न क्या मालूम है? रीज़न ये है कि अंग्रेजी बोलने से ना लेकिन आप ये भूल गए उन्हीं अंग्रेजी के आप 200 साल गुलाम रह चुके। तो आपको शर्म आना चाहिए कि अपनी मातृभाषा को छोड़ के अब दूसरों की भाषा, जिसके गुलाम थे उसकी भाषा सुनने में ज़रा बड़ा मज़ा आता है आपको। तो सोचिए, गलती उनकी नहीं है। आपको पता है अंग्रेज 200 साल राज करके क्यों गए? वो इसके लिए राज करके नहीं गए कि वो ताकतवर थे, वो इसके लिए राज करके थे कि हमारे देश में नमक खा के हमारे देश को बेचने वाले उस टाइम पे भी थे। जैसे आपको पता है कि जैसे आप सारा पैसा सभी को पता है कि स्विस बैंक में जाता है। और मोदी जी ने कहा था कि काला धन आएगा। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। मैं और एक बार और कहूँगा, मोदी जैसा आज के डेट में नेता नहीं है और दूसरा चेहरा भी नहीं हमारे भारत के पास कि मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन सके। तो कहना इतना ही चाहूँगा सर कि लड़ाई अंग्रेज़ों से थी, लड़े, जीते, आज़ादी लेंगे। आज भी मानसिक गुलाम है, तो मानसिक गुलामी से बाहर आइए। चाटुकारिता बंद कीजिए और तले चाटना बंद कीजिए। आई लव मीरा बांधर की आई लव खुद से प्यार कीजिए सर। मैं चाहता हूँ खुद से प्यार की। और आज के दिन मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मेरे सामने जो भी गरीब परेशान होगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। और जिसका कंप्लेन आएगा, भले वो मंत्री भी क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ भी बोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर वो ईमानदार है तो मैं माफ़ी मांगे जाऊँगा। मुझसे वही जीतेगा जो मुझसे ज़्यादा ईमानदार होगा। बेईमान मुझसे दूर रहे और मुझे किसी से तकलीफ नहीं है। मुझे क्या पड़ी किसी के। अरे एक बात बताओ, मैंने कहा ठेका लेके रखा है क्या सबका? क्यों कि मेरी भी लाइफ है, मेरे भी ड्रीम्स है, मुझे भी काम करना, अपने सपने पूरे। तो मैंने किसी का ठेका नहीं लिया। हाँ, लेकिन गरीब परेशान होगा तो मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। बाकी सब अपना देख ले। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और जो रविकांत पांडे जी हैं, वो मेरे दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड है मेरे, वो भी मुझे देख रहे हैं। और कुसुम गुप्ता जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे देखा। आप सभी को नमस्कार। आप देखते रहिए इसी की तरह। और एक और बात कहना चाहूँगा, अगर मेरी बातें अच्छी लगती है आपको तो मेरे जो वीडियोस है अगर अच्छी लगती है तो ही लाइक करें, शेयर करें, वरना ब्लॉक कीजिए मुझे पता है कि अगले 5 साल में मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा, फेसबुक के सबसे मेरी मेहनत से बन जाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपसे बोलूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो उसमें आपको तकलीफ होगी। क्यों तकलीफ मालूम है? अरे ये बंदा आगे बढ़ गया तो क्या होगा, ये बंदा ऐसा होगा तो क्या। सर मेरे इनकम का 90% मैं गरीबों में ही बांटने वाला, मैं ऐलान करता हूँ। और जिसको डाउट होगा तो वो खुद आ जाए, मेरी टीम से जुड़े, वो खुद जाके बांटे। तो मेरी कमाई जो भी यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, मैं चाहता हूँ मैं सलमान खान से बड़ा ब्रांड बनूँ और सलमान खान से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। और जो पैसा कमाऊँगा मैं उनकी तरह ट्रस्ट में नहीं डालूंगा, मैं लोगों में बांट दूंगा। आज मैं ऐलान करता हूँ। किसी को डाउट रहेगा, किसी को सबूत चाहिए, तो पहले मुझे कमा लेने दो, उसके बाद मैं पूरे भारत में मालूम कि हाँ, क्योंकि मेरा फाउंडेशन भी आ रहा है, मेरा पेपर भी आ रहा है, मेरा क्लासेस है, मेरे बिजनेस प्लान चालू है। तो मैं बिजनेस के साथ साथ मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, सिर्फ बांट रहा हूँ। मैं ऑलरेडी कर्जे में हूँ, इतना बता देता हूँ। मैं भाड़े के घर में, मेरा 9,000 घर का भाड़ा भी है। ऐसा मैं सोचा कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, कहीं अलग से पैदा हूँ। अब मेरा घर है, चाहिए तो जिसको पता मैं बीपी रोड पे रहता रिसेंटली, और 30 सालों से मैं यहीं रहता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई मुंबई में पूरी हुई है, तो मैं कहीं अलग से नहीं आया हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सभी जन जानते हैं, जो नहीं जानता आइए मुझसे मिलिए। अभी फिलहाल मैं यूपी जा रहा हूँ महादेव के दर्शन करने, काशी जाना चाहता हूँ मैं, कि महादेव से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। सिर्फ मैं एक बात बोलता हूँ, अगर महादेव जिसने अपना नेत्र खोल दिया ना, तो पूरा वर्ल्ड ना पानी में पानी हो जाएगा। तो भगवान को माना, तो अगर मैं हिंदू की बात करूँ तो महादेव को मानिए, 44 लाख देवी देवताओं के पीछे मत भागिए, महादेव को मानिए, श्री कृष्ण भगवान को मानिए, राम को मानिए, सीता को मानिए। लेकिन एक बार बोलता हूँ, इस बार ना मैं अपना नाम ना रावण रख लूँगा, लेकिन इस बार ये रावण ना सीता का हरण नहीं कर, सीता को इंसाफ दिलाएगा। और एक और ऐलान करना चाहूँगा, जिस माँ बाप के बच्चे गलत है, लड़कियों को छेड़ते हैं या फिर कुछ गलत करते, जैसे आपको पता है निर्भया कांड तो दिल्ली में हुआ था, उसको 7 साल लग गया। तो ये 7 साल उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि एक बलात्कारी को 7 साल लगे सजा। सर ऐसे कानून को बदल दीजिए। अगर नहीं बदले तो मैं खुद कानून की पढ़ाई करूँगा, और एक बार मैंने कानून की पढ़ाई कर ली तो अगला टारगेट है सीधा कानून। अगर उसमें कुछ गलत रहा, मैं चाहता हूँ जो भी गलत ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। अगर नेताओं के लिए आधी रात को कोर्ट खुल सकता है, तो बलात्कारियों के लिए आधी रात में फांसी भी दी जा सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और जो भारत माता की जय बोलेगा वो भारत में रहे, जो नहीं बोलेगा वो भी रहे, लेकिन जो हिंदू मुसलमान करेगा उसको मैं पाकिस्तान भेज दूंगा। और तीसरी चीज़ ये है कि महाराष्ट्र, अगर मेरे एक ही सवाल है कि अगर महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की सरकार होती तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलता? या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं दिला पाए, वो राज्य क्या चलाएंगे, कोरोना क्या भगाएंगे, और शहर का कचरा क्या उठाएंगे, और सफाई क्या करवाएंगे? तो समझ लीजिए इसी के बाद में जिनके सरकार में कि मंत्री घोटालेबाज बैठे वो सरकार गिरा दीजिए। और मैं तो चाहता हूँ राज ठाकरे बने मुख्यमंत्री अगले, लेकिन उनसे पहले
राज ठाकरे जी को एक बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी यूपी वालों से। मुझसे मत मैं, आप मेरे बड़े, मुझे शर्म आएगी क्या यूपी वाले से माफ़ी मांगे। और मैं चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे जी की अगर कोई जगह ले सकता है तो एक ही बंदा है, राज ठाकरे। जिस दिन राज ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए, भले वो शिवसेना से बने, उस दिन महाराष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई असर है। एक बात और बोलूँ, एक ही नेता को रखिए, एक ही मुख्यमंत्री, क्यों हर बार बदलना। हाँ, आपको लगता है गलत हो रहा है तो बदल दीजिए। जैसे अभी देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल थे, 6ठे साल है, उनको पता नहीं क्या गई थी कि सुबह 6 बजे चले गए राज्यपाल के पास, शपथ वपथ ले ली और फिर दूसरे दिन रिजाइन भी करते। सर ये मजाक चल रहा है क्या जनता के साथ? मतलब जनता क्या बेवकूफ़ है? मतलब नेता कुछ भी करे माफ, और आम जनता के सब, मतलब कानून क्या सबके लिए बराबर है? मैं अगर सवाल करूँ, कानून सच में सबके लिए बराबर है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, इसके ऊपर भी जल्द लाया होगा मैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। भारत माता की जय हिंद, जय भारत।